Good morning. How's the Josh? Okay. So ये जो session है, it is very close to my heart. It is very close to Oasis's heart, to everyone who is here. सामर्थ्य का सेशन है और गर्ल्स स्पेशल, वुमेन स्पेशल जो हमारे बैचेस होते हैं उसका सेशन है. काफ़ी लोग हमें कभी कभी इसके लिए हम ये ओनली गर्ल सेशन करते तो थोड़ा थोड़ा पार्शल बोलते हैं. बट वी आर प्राउड बिकॉज वी नो कि दिस इज़ अ लेजिटिमेट पार्शलिटी. वी नो कि ये जो है वो एक्चुअली इस चीज़ की ज़रूरत है. हम सब मानते हैं कि घर में जो लड़की होती है वो हमारी लक्ष्मी होती है, पर वो लक्ष्मी का पावर है कि आज वो चेंज होगी तो उसका पूरा घर का वातावरण चेंज होगा, उसके घर के सारे लोग चेंज होंगे. और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सालों से थोड़ा निगलेक्ट किया जाता है. पर अगर इफ़ यू पुट द नंबर्स तो वुमेन आर अराउंड 50% ऑफ द वर्ल्ड, विच मीन्स कि अगर हम वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालें तो हमारा जो प्रोग्रेस है, जो दुनिया का प्रोग्रेशन है, चेंज है, जो बदलाव हम लाना चाहते हैं वो डबल स्पीड से काम करने वाला है या कर सकता है. तो विद दिस इंटेंशन हम लोगों ने ये सामर्थ्य का बैच शुरू किया था. लाइव क्लासेस है L3 है. इन 2019 जम्मू एंड कश्मीर में और गुजरात में, कच्छ में और नवसारी में हम लोगों ने सामर्थ्य के बैचेस चलाए हैं. सो विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, करेज एंड लव, आई विल वांट टू कॉल द टीम ऑफ सामर्थ्य, जॉली बेन, चंदा बेन, नेहा बेन एंड हर एंटायर टीम. Thank you so much, Riya. मैंने जब मैं ऑलमोस्ट 15-20 साल से कनेक्टेड हूँ ओएसिस से, पर मेरा फोटे रहता था सिर्फ डिज़ाइनिंग का कुछ करना है तो. और पिछले 1-2 साल से फैसिलिटेशन का काम शुरू किया था, जर्नी शुरू करी थी. यहाँ पे आके बच्चों के लिए लाइव क्लास करना है या जम्मू में जाके लाइव क्लास करना है. और एक जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है DIC, ड्रीम इंडिया कैंप, वो मैंने ना देखा था ना पार्टिसिपेट किया था. तो हमने कश्मीर में प्लान किया था कि एक ड्रीम इंडिया कैंप करना है समर में, और उस तैयारी के साथ में हम यहाँ से गए. कश्मीर के बच्चों की टीम भी थी हमारे पास में, जुनैद, अदनान एंड एवरीवन, सब ये तैयारी के साथ गए यहाँ से. वहाँ जाके ऐसे कुछ हालात हुए कि हमको इतना वक्त नहीं मिला कि हम इतना लंबे अरसे तक एक जगह पे कर सके. तो गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी ऐसी क्रिएट हो गई कि बैक टू बैक हमें 3 ऐसे प्रोग्राम करने को मिले कि जो हमने कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ बच्चियों के लिए करे, बहनों के लिए करे. और रिया ने जैसे किया कि एक्चुअली वी हैव लिटिल मोर सॉफ्ट कॉर्नर फॉर डूइंग वर्क विथ फॉर गर्ल्स, और जहाँ पे हो सकता है हम थोड़ी सी ज़्यादा लीडरशिप भी दे देते हैं वहाँ पर लड़कियों को. तो वैसे ही माहौल में हमने पहले श्रीनगर में स्कूल में लाइफ कैंप किया था. वी डोंट हैव दोज फ्रेंड्स. उसके बाद में वी वेंट टू बारामूला. सबने सुना होगा कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत आपकी रिवर के पास में बसा हुआ सुंदर सा टाउन है. वहाँ पे बारामूला में हमने 4 दिन का हमने कैंप किया था. एंड देन वी वेंट टू कुपवाड़ा विच इज़ जस्ट क्लोज टू द बॉर्डर. कुपवाड़ा में बॉर्डरलेस फाउंडेशन एक संस्था है, एक NGO है जो अधिक कदम चलाते हैं. एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट टू स्पेंड 3 days विथ गर्ल्स ऑफ कुपवाड़ा, जिनके श्रीनगर के सेंटर से भी बहुत ही पावरफुल बच्चियाँ आई थी वहाँ पर. सो मी एंड विरल भाई वर रियली वेरी फॉर्चुनेट टू स्पेंड टाइम विथ ऑल दिस गर्ल्स फ्रॉम कश्मीर. हमारा जो पूरा का पूरा कैंप हुआ उसमें
मेरे साथ क्या हुआ सब कुछ होने के बाद वो मैं आपको आखिर में बताऊंगी. सबसे पहले I will want to invite Parveena and Snowbird, who will share their feelings of being a woman, experiencing life camp, and the change which they went through during that phase. Okay. So. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning to everyone present here. मेरा नाम स्नोबर है. मैं रहती हंदवारा में हूँ और मैं BWF में पढ़ती हूँ श्रीनगर. जो इवेंट था वो कुफवारा में था. तो पहले हम बच्चों ने जब हमें बोला गया इवेंट में जाना है, बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं जाना है नहीं जाना है. जब सारे बच्चे चले गए तो मैं अकेली हॉस्टल में थी और छोटे बच्चे थे, बड़ों में से मैं एक थी. तो जब मुझे सारे बच्चे रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए तो मैं घर में रोने लगी कि नहीं नहीं मुझे जाना है मुझे जाना है. तो फिर वैसे भी जो हमारा हॉस्टल है वो उसको हॉस्टल नहीं कहते, हम घर कहते हैं. जो हमारा घर है हम बेसिकली वहाँ पे घर जैसे हम घर में रहते हैं वैसे हम वहाँ पे भी रहते हैं. तो जो हमारी हाउस मदर है उनको हम मामा के नाम से पुकारते हैं. तो उन्होंने कॉल किया एक ड्राइवर को जिन्होंने मुझे रेलवे स्टेशन तक लिया. फिर मैं उनके साथ चली गई और ऐसे सवाल मुझसे मिली कुफवारा में जॉली दी और विरल भाई से. थैंक्स टू जॉली दी एंड विरल भाई जिनकी वजह से मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है. स्पोर्ट हर कोई बोलता है कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि घर में लड़का होना चाहिए क्योंकि वो स्पोर्ट करेगा, बड़ा होगा वो पढ़ेगा. लड़की नहीं पढ़ेगी क्योंकि लड़की की शादी होती है, वो दूसरे घर में जाना है. मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता कि लड़की की शादी ज़रूरी है लड़की शादी करे. ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही जॉब करे, लड़कियाँ भी जॉब करती है और अपने माँ बाप को पाल सकती है. जब हमारा OSS कैंप हुआ उसके बाद मुझे ये लगा कि मैं अपने माँ बाप मैं पहले हमेशा गिल्टी फील करती थी, बोलती थी कि इससे अच्छा जिससे अच्छा मेरा भाई मरा उससे अच्छा मैं ही मर जाती. मेरे पापा को थोड़ा बोर कम होता और वो हम मतलब कि मेरी बहनों को अच्छे से पाल पाता. तो उसके बाद मैं हमेशा यही सोचती थी. तो जब से हमारा OSS कैंप हुआ उसके बाद मैं कभी गिल्टी फील नहीं करती हूँ, कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. हमेशा मुझे पे अभी एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मुझ में कि मैं लड़की हूँ मगर मैं लड़के से ज़्यादा कर सकती हूँ. अभी पारवीना अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. पहले मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ OSS के लिए जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आप सबके सामने बोलने का. तो इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती थी. तो मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में जो मैं सबके सामने अब कुछ भी बोल पाती हूँ. जैसे कि हमने OSS में मतलब पार्टिसिपेट किया था पिछली बार. तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मतलब OSS ने हमें एक ऐसा पावर दिया जिसमें हम अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं. मतलब शेयरिंग आई है हमें और सेल्फ कॉन्फिडेंस. हमें पहले हिम्मत ही नहीं थी किसी के सामने बोलने में. मतलब आप वहाँ आए तो हमें बहुत ही अच्छा लगा. तो वेरी ग्रेटफुल टू यू OSS. थैंक यू परवीना एंड स्नोबर. मुझे आप दोनों से ये कहना है कि हम जब वहाँ पे रहे थे मैं और विरल भैया आपके साथ में आप सबके साथ में आप लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा. आपकी जो जिस हालात में और जिस माहौल में जिस हिसाब से आप इतने खुश रह रहे थे उससे हमको बहुत सारा हौसला मिला था. और हमको पता चला कि कश्मीर की लैंड में जो फीमेल है उनमें कितना ज़्यादा पावर है. It was very powerful experience for both of us. Hello friends, good morning to all of you. So my name is Mehak. So I am from Kashmir, Baramulla. As you know about that, as you know कि आज कितना मतलब वर्ल्ड में कितनी डेवलपमेंट हो रही है. पर आज मतलब प्रेजेंट आज भी कुछ ऐसे मतलब पीपल हैं जो मतलब लड़कियों के साथ थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. वो सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती. इन कश्मीर थोड़ी मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा है. वो सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती. बट अकॉर्डिंग टू मी कि लड़कियां कुछ भी कर सकती, उनके लिए सब पॉसिबल है. वो इम्पॉसिबल थिंग को भी पॉसिबल कर सकती हैं. सो मतलब मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी.
बट लाइफ कैम्प में आने के बाद मेरे को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि लाइफ कैम्प में आने के बाद सब कुछ बदल गया। लाइफ कैम्प में हमने इतना कुछ सीखा कि मतलब उसमें हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस, पहले जब हमें, अभी तो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, फर्स्टली जब मैं पहले नहीं बोल सकती थी क्योंकि मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, पर लाइफ कैम्प के बाद मेरे को ऐसा नहीं लगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा आ गया कि मैं आपके सामने बोल सकती हूँ। अब मुझे नहीं पता है कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, मुझे इतना परवाह है कि मतलब मैं सही बोल रही हूँ, मुझे जब जॉली मैम इन्हीं की वजह से जो मैं सही बोल रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचे कि क्या, मतलब जो सही है मैं वो करूँगी, मेरी जो मन कर रहा है। अगर मैं यहाँ मतलब अगर मैं इधर सामने आप सबके सामने बोल रही हूँ तो बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि मेरे मतलब पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं आप सबके सामने बोल सकूँ। सो थैंक यू सो मच। Hello friends, good morning. My name is Harshdeep Kaur. I am from Baramulla. So आप सबको पता है कि लड़कियों को लड़कों से सबसे ज़्यादा कम माना जाता है। सबसे ज़्यादा ये विलेज में सबसे ज़्यादा है, सिटीज़ में इतना नहीं है जितना विलेज में है। वो समझते हैं कि लड़की कुछ नहीं कर सकती क्योंकि लड़की कुछ नहीं कर सकती क्योंकि लड़के ही उनको देते हैं। तो किसी परिवार में लड़की को ये नहीं किया जाता कि लड़की हो, सब बोलते हैं कि लड़का हो क्योंकि वही कमाएगा वही देगा। ऐसा नहीं है कि लड़की नहीं कर सकती, लड़की भी कर सकती है, लड़की भी दे सकती है उनको। आज जो गर्ल है इन सिटी वो टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो क्यों नहीं है कुछ। तो अगर ऐसी सोच विलेज में भी हो तो विलेज भी कितना आगे पहुंच सकता है। अगर पेरेंट्स गर्ल को फ्रीडम नहीं देते हैं तो फिर वो लड़कियों की शादी क्यों करते हैं, क्योंकि लड़की को तो सबसे ज़्यादा गुजारा शादी करने के बाद ही गुजारना पड़ता है। अगर ओएसएस में तो वो सिर्फ 5 दिन का कैंप था, अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है फिर वो शादी भी ना करें लड़की की, क्योंकि फिर ओएसएस तो सिर्फ 5 दिन का, वहाँ पे लड़की सीख सकती है, बट शादी करने के बाद उनको कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, ये भी पेरेंट्स सोचें। और थैंक्स फॉर जॉली दीदी एंड विरल भैया, क्योंकि वो उन्होंने लाइफ कैंप किया। सबसे ज़्यादा लाइफ कैंप में हमारी मतलब हम सब लड़कियां ही थी, सिर्फ हमें एक लड़का था। तो सब उधर पे सबके पेरेंट्स ने मतलब भेजा था, बट ऐसे कुछ पेरेंट्स हैं, हमें इन्होंने बोला था कि किसी को अगर आपकी फ्रेंड्स है तो उनको भी बोलो। तो हमने फ़ोन किया, उनके पेरेंट्स ने बोला नहीं ये नहीं जाएगी, लड़की है, ये वो है। ऐसा नहीं है कि वो लड़की कुछ नहीं कर सकती, वो भी बहुत कुछ कर सकती है। पहले आप फ्रीडम तो देखो उनको, तो फिर वो कुछ करेगी ना। थैंक यू। ये तो थी हमारी कश्मीर की कहानी, पर गुजरात में सामर्थ्य हम कर रहे थे। और पिछले साल जो धमाके हुए हैं सामर्थ्य के, वो कच्छ रीजन में और उसके रिपल्स भी काफ़ी सारी जगह पे पहुंचे हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट चंदा बेन टू शेयर हर जर्नी एंड स्टोरी, accompanied by Neha Ben. Please join her. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जॉली दी ने जर्नी की बात की है, पर मैं सबसे पहले मेरा दुर्भाग्य आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 40 वर्ष जिसको बोलते हैं साल निकल गए। उसके बाद मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं दुनिया में आई क्यों हूँ। और ये प्रश्न जो है, मुझे ऐसे ही कोई एक कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पे मुझे परेशान कर रहा था, जहाँ मैं लगभग 250 लोगों के बीच में थी और मैं बैठ नहीं सकी अपने आप के साथ। मुझे वहाँ से उठ के अपने कमरे तक जाना ही पड़ा और बार बार अपने आप से क्वेश्चन करते करते लगभग 4 पेज का जो है मैंने अपने क्वेश्चंस और अपने आंसर्स लिखने शुरू किए। लिटरली जब वो पूरा हुआ आई वॉज शिवरिंग, और तब मुझे लगा कि मुझे सही में करना क्या है, क्योंकि मैं पेशे से तो एक शिक्षक रही, टीचर हूँ, प्रिंसिपल हूँ और शायद उससे भी कहीं आगे भी काम करती थी, पर बार बार वही अंदर से क्वेश्चन आ रहा था कि क्या मैं कहीं कुछ चेंज कर पा रही हूँ। अच्छा, नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे कहाँ करना चाहिए और कहाँ से शुरुआत करनी है। तब अगेन अपने आप से क्वेश्चन हुआ कि मैंने लाइफ में ऐसा सीखा क्या है, या ज़िंदगी ने मुझे ऐसा क्या सिखाया है जो मैं सही तरीके से दुनिया में देने के लायक हूँ, क्योंकि मेरी डिग्रियाँ तो अभी भी मुझे अपने आप पे डाउट करवा रही थी।
देन आई स्टार्टेड टू टॉक विथ मी। और सच में कहती हूँ बहुत ही तकलीफ देता है जब अपना गिरेबान झाँकते हैं ना और अपना आईना जब सामने आके खड़ा होता है, बहुत तकलीफ होती है वो। तो मुझे इन बच्चों की जो जिंदगी थी वो हमने भी जी है। वही 15 साल की चंदा मेरे सामने आके खड़ी हो गई। यही स्ट्रगल जो इन्होंने फेस की वो कहीं मेरी भी लाइफ में थी। मेरे भी पापा अपनी उनकी जो परवरिश थी उनके हिसाब से वो भी ऐसे ही सोचते थे कि भाई बच्चियां हैं, ठीक है, सुख से शांति से घर में रहो, जितनी पढ़ाई लिखाई होती है कर लो और फिर चलो अपने घर। तो यही जो मेंटालिटी थी, ऐसा नहीं था कि हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी। बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर थे मेरे पापा और मेरा सपना ऐसा था कि मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं बिल्डिंग डिज़ाइन करूंगी और मेरे पापा को काम दूंगी। पर जैसे बड़े होते हैं और 8वीं और 9वीं तक आते हैं तब पता पड़ता है कि हमारा जो पूरा परिवार है उसकी ये मेंटालिटी है ही नहीं। तो अगेन वो स्ट्रगल मेरे साथ शुरू हुई थी, वही मैंने अपने आप से लिखी और आज भी वो मुझे इसलिए याद रह जाती है कि पापा से एक बार बात तो करना शुरू किया कि भाई मुझे तो आप जो रास्ता बोल रहे हो मुझे उस पर नहीं चलना, मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है। तो इट्स ओके ना, आगे से चली आती और आगे की 2 बहनों ने बिना कुछ क्वेश्चन पूछे शादियां कर ली। दैट मीन्स नेक्स्ट अभी मेरा खून होना तैयार था और मैं वहाँ से अलग हो गई। उसी घर में रहना, वहीं की जो निग्लेक्टेंसी रहती है, हम घर में बागी बनते हैं तो हमारे साथ क्या क्या बिहेवियर होता है वो किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। घर में खाने पीने की चीज़ों के सिवाय बहुत कुछ भी खाना पड़ता है, वो सब भी खा लिया, पर किसी की भी मार है ना दिल पे सहन नहीं हुई और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि गोल सामने था, आई हैव टू बी समथिंग। और बहुत अच्छी बात है कि मैं वहाँ से निकली तो एटलीस्ट मेरे पीछे 9 बहनें और थीं जिनकी पढ़ाई हो सकी। वहाँ वो चेंज, वो विनिंग, वो मुझे इसलिए याद है कि मैं यूनिवर्सिटी की जिस दिन गोल्ड मेडलिस्ट हुई ना, वही मेरे पापा अपना कैमरा लेके सबके सामने आए, वहाँ फ़ोटो निकाला और उसके बाद उन्होंने सारी फैमिली में कहना शुरू किया कि ये मेरी बेटी है। तो ये जो ज़िंदगी की लड़ाई थी ना, वो मुझे आज से इस जो हम बोलते हैं ये लगभग अप्रैल का महीना था, वो बार बार मुझे दिख रहा था कि ये अगर मैं लड़ाई अपने लिए लड़ सकी, और ऐसा नहीं था कि ज़िंदगी ने सिर्फ यहाँ तक मुझे छोड़ा था, उसके आगे भी कुछ 1-2 परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि जहाँ मैं शायद लगभग 3 महीने तक बेड रेड जिसको बोलते हैं ऐसी थी। पड़ोस के लोग और मेरे परिवार वाले ऐसे देखने आते थे कि ये कब जाएगी। तब मुझे बार बार याद आता था कि मैं चंदा हूँ, मुझे खड़ा होना है। अगर मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वहाँ मैंने कभी गिव अप नहीं किया। तो मेरे पास लाइफ में ऐसी सिचुएशन जो मैंने जी ली है कि जहाँ मैंने कभी अपने आप को डाउन नहीं किया। और मैं अभी ऐसा जो रास्ता, अभी भी ये तकलीफें हैं ही, सिर्फ हमारा ज़माना जो है ना अच्छा हो गया है, आधुनिक हो गया है, परिवेश बदला है, पर अभी यही यात्राएं ऐसी बहुत सारी बेटियों को करनी है। मेरी जर्नी में सिर्फ एक प्लस बात थी कि मैंने कभी भी अपने आप पे दया नहीं खाई, मैंने कभी भी गलत रास्ते नहीं चुने, मैंने कभी भी किसी से दया नहीं मांगी, कभी भी ऐसे फ्रेंड से शेयरिंग नहीं की जिन्होंने मुझे गलत रास्ते पे डाला हो। और वो मैं अपनी खुद की सक्सेस कह सकती हूँ, वो वैल्यूज़ मेरे पास थे। तो मुझे बार बार ये दिख रहा था कि ये जर्नी मैं अभी भी बच्चियों को दे सकती हूँ और वो भी बिना कुछ बोले, सिर्फ मुझे उनको वो एटमॉस्फेयर देना है। बस फिर क्या था, फटाफट पेशा वेशा सब छोड़ दिया और निकल पड़ी अनजानी राहों पे। मेरा सिर्फ अभी का टारगेट है कि कच्छ की बेटियां और कच्छ की बहनें, और इस वजह से हमने कार्यक्रम बहुत सारे शुरू किए, लाइफ क्लास, लाइफ कैंप, DIC, और बिना कुछ नहीं भी होता है तो भी हर सप्ताह लेडीज़ के साथ बैठना भी होता है, बच्चियों के साथ भी काम हो रहा है, मेरे साथ वॉलंटियर्स भी जुड़ते गए। मेरी स्टोरी में से जो लर्निंग निकलती चली, अभी काम करते करते बार बार ये दिख रहा है कि ये तो चलता ही रहता है, चलो दूसरों को जोड़ते चले। हमारे काम से कहाँ फ़र्क आया, ऐसी बहुत सारी स्टोरी है। यहाँ पे भी 2-3 मित्र हैं पर हमारे पास समय नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। DIC का कैंप चल रहा था और उसमें एक सेशन था। तो सेशन में जैसे शेयरिंग से होती हैं, वहाँ पे एक बच्ची जो ऐसी कम्युनिटी से आ रही है जिसमें अगेन ऐसा है कि आप लिमिटेड पढ़ो, जितना करना है उतना करो और चुप रहो। उस बच्ची ने शेयरिंग करते आज मुझे उस दिन बताया
कि दीदी मैं मेरे परिवार में इस तरह से पली हूँ कि गांव से आती हूँ, हम घर में 4 बहनें हैं, पूरा गांव ऐसा कहता है कि 4 बहनों को ढकने वाला भाई नहीं है, इसलिए तुम बदनसीब परिवार से हो। और मुझे इतना बुरा लगता है, तो उस बच्ची ने वो शेयर किया ना, तो ये जैसे बेटी रो रही है, वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी। उसके बाद उसने आगे वो शेयरिंग की कि मुझे DIC के लिए आना था, मैं लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो मैं बस में बैठ के आई। शायद मैं पहली बार इस तरह से थैला लेके निकली थी, तो मुझे डर भी लग रहा था और मुझे बस में भीड़ में खड़ा होना पड़ा। तो जो गंदी तरह से कोई किसी को छूता है वो सब मेरे साथ हुआ। यहाँ आते आते मैं कांप गई। मुझे ऐसा हुआ मैं आपसे बोलूं, पर मुझे मेरी माँ याद आई कि जिसने मुझे सीख दी है कि ऐसी बातें घर में नहीं कहनी है, नहीं तो घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। पर आपके सेशन में रहने से मुझे आज ये हिम्मत आई है कि मैं यहाँ से सीधा जाऊंगी और मेरी माँ से कहूंगी कि ऐसी आप जो सीख दे रहे हो ना, वो देना भी बंद करो। और मैं अपने आप खुद कुछ बनूंगी, क्योंकि मुझे अब ये समझ में आया है कि ये जो युद्ध है वो चलते रहेंगे। मुझे अपने आप को साबित करना पड़ेगा। जो सोसाइटी, हमारा समाज हमसे अपेक्षा रखता है, वो कीमतें छोड़े बिना हम अपने पाँव पे जिस दिन खड़े होंगे, उस दिन खुद दुनिया का ताला लग जाएगा। अभी तक मैं अपनी दादी से, अपनी चाची से, अपने गली वालों से झगड़ती थी कि ऐसा बोलना बंद करो। इससे अच्छा है कि मैं एक्शन करूंगी कि वो अपने आप बंद हो जाए। और वो लड़की जयश्री हमारे DIC की सबसे बेस्ट स्टार किड रही। वो बच्ची अभी भी हॉस्टल में पढ़ रही है। वो हॉस्टल उसी कम्युनिटी का है और वहाँ पे वो 11th क्लास में है, पर सारी जो हॉस्टल है उसको लीड कर रही है। अनफॉर्चुनेटली हम उसको यहाँ नहीं ला सके, और वो अपनी सोसाइटी की, पूरी सोसाइटी की जो है ना, जिसको हम सोच बोलते हैं, उसको चेंज करने के लिए DIC पूरा हुआ लगभग 5 महीने हो गए, पर उस लड़की में वो आग अभी भी जली हुई है। वो एक एक को जगाती है। उसने जो सीखा है वो हर दिन वहाँ बोले जा रही। अच्छा, वो करने में उसको बहुत तकलीफ हो रही है। उसकी फ्रेंड्स उसको अभी भी निग्लेक्ट करती हैं। वो सब उसके साथ हो रहा है, बट शी गॉट द मैसेज एंड शी चेंज द लाइफ। मैं थैंक यू कहूँगी। यहाँ पे 1-2 मित्र ऐसे भी बैठे हैं कि सारी जर्नी में मेरे साथ है। जब भी बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम होता है, हम बोलते चलो बेटा आ जाओगे, हाँ, तो टीम बन रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। इनकी स्टोरी सुनते तो मुझे ऐसा लगा मुझे जल्दी जल्दी अभी नीचे व्हील लगा लेने पड़ेंगे और जल्दी जहाँ मैं पहुँच सकती हूँ मैं वहाँ पहुँचूँ। आप सबकी दुआ और रहेगी। तो नेक्स्ट AR में बहुत सारी चंदा यहाँ खड़ी होंगी कि हम जीत के आए हैं, देश हमारा है, सोच बदलेंगे, घर बदलेंगे। समस्याएं रहेंगी पर हम हारेंगे नहीं। हमको उनके सामने देखने का जो दृष्टिकोण है ना, वो बदलना है और वो होगा ही। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। चंदा दीदी जी बात करी, या हिंदी में, सॉरी, जो भी उन्होंने बात बताई वो उससे थोड़ी सी डिफरेंट, लेकिन मेरी भी कहीं कहीं ये जर्नी रही है। वो जर्नी इसलिए शेयर करूंगी कि ये सारी बच्चियों को पता चले कि हम गलत नहीं हैं कहीं पे भी। एज एन इंडिपेंडेंट लेडी मैंने भी बहुत कुछ स्ट्रगल की, जो कि स्ट्रगल का फॉर्म डिफरेंट था। फैमिली सपोर्टिव थी, पेरेंट्स एंड मदर माई वो बहुत ही सपोर्टिव थी, क्योंकि उनको क्वालिफाइड थी, वो ग्रेजुएशन थी। आज से मैं 50 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब की वो ग्रेजुएट है, लेकिन फिर भी ड्यू टू द रूल्स ऑफ द फैमिली उनको कहीं पे काम करना नहीं मिला और वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। तो उन्होंने मुझे बचपन से एक सीख दी है कि कुछ भी करो, पढ़ो और खुद के पैरों पे खड़े हो, कभी भी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। और वो जो स्लोगन था उस हिसाब से मैं चलती गई। और एट द एज ऑफ 23 कि जब कि घर में बच्ची की शादी की बातें चलती हैं, तो एट दैट टाइम जब मेरे पेरेंट्स ने और फैमिली ने ये शुरू किया, तो वन डे
मैंने सबको गैदर किया और बोला कि मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, और मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ और मैं शादी के झमेले में नहीं पड़ना चाहती। और वो मैं एक बैकग्राउंड दे दूं कि हमारा फैमिली, मेरे ग्रैंडफादर जो है वो राजा लोग जो रहते थे ना, उनके घर में वो पूजा पाठ के काम करते थे। तो राजा रजवाड़ा का एटमोस्फेयर था, मीन्स कि लड़कियों को कहीं पे बाहर जाने का भी अलाउड नहीं था, ऐसा एटमोस्फेयर था। ड्राइंग रूम में बैठना तो मेरी मम्मी घर में आई, फिर उन्होंने अपोज किया कि क्यों हम नहीं ड्राइंग रूम में बैठ सकते, क्योंकि वो क्वालिफाइड थी। तो उन्होंने ये बोला कि हम भी बैठेंगे, हम भी हिस्सा है फैमिली का। और तब से उन्होंने ये रूल शुरू किया। उससे पहले किसी भी फीमेल को ड्राइंग रूम में बैठने का भी अलाउड नहीं था। और आई एम द फर्स्ट चाइल्ड फीमेल गर्ल ऑफ द फैमिली कि मैंने काम करना शुरू किया घर से बाहर निकल के। और वो भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा। जब मुझे गांव में रहते थे, पढ़ाई के लिए मुझे 60 किलोमीटर दूर जाना था, तो मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि आप पढ़ोगे, आप जाओ। तो पूरी फैमिली में उनका अपोज हुआ। मेरे फादर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो कुछ भी करेगी तो वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जाएगी और पढ़ेगी। और मुझे बिठा के समझाया कि बेटा मैं क्या रिस्क ले रहा हूँ, आपको पता है, तो आप आगे बढ़ो, मेरी इच्छा है, लेकिन मेरी कहीं पे इज्जत नहीं बिगड़े, वो आपके हाथ में। और जैसे चंदा दीदी ने बताया, वो फैमिली वैल्यूज थे, खुद के कुछ वैल्यूज थे और बहुत सारी हिम्मत थी साथ में। और कभी भी कहीं पे किसी के साथ भी हमारी लाइफ ऐसे शेयर नहीं की कि जो कोई हमारा मिसयूज कर सके। और हम ऐसे डेयरिंग से जीते गए कि आज जो भी है, जहाँ पे भी है, बहुत सारी स्टोरीज है उसके पीछे, लेकिन ये छोटी सी स्टोरी मैंने आपसे शेयर की। और आज मैं मैं मेरे हिसाब से संतुष्ट जीवन बिता रही हूँ। मेरे पेरेंट्स के साथ, दोनों के साथ रहती हूँ और हम लोग बहुत हैप्पीली एंजॉय कर रहे हैं। ब्रदर इज ऑल्सो देयर, वो है, लेकिन वो भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। मैं ये स्टोरी इसलिए कर रही हूँ कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन हमारे खुद की अगर कुछ हिम्मत है, एज अ फीमेल हमारे पास अगर हिम्मत है, समझ है, सूझबूझ है और कुछ वैल्यूज है साथ में, तो उसके साथ आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। किसी भी फीमेल पर्सन को ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि मैं लड़की हूं तो मैं क्या कर सकती हूँ। और हम भी वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से ही आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे इन बच्चियों ने किसी को याद किया, वैसे हमारे साथ इसी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में कई मेल ऐसे भी है जो कि हमें सपोर्ट करते हैं और जो कि चाहते हैं कि भले ही आप फीमेल हो लेकिन आप आगे बढ़ो, वी आर विथ यू। और थैंक्स टू ऑल दोज मेल पीपल कि जो कि हमारे साथ थे और उन्होंने हमें सपोर्ट दिया कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में। कोई ब्रदर है, कोई फादर है, कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में फ्रेंड्स है। तो वो सभी के लिए भी मैं ऐसा बोलती हूँ कि वो लोग हैं तभी हम लोग भी आगे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और वो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन पहले कदम हमें बढ़ाना पड़ता है, फिर लोग हमारे साथ चलते हैं। तो कदम बढ़ाने की जरूरत है। और मैं ये ड्रीम इंडिया कैंप में मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं चंदा दीदी के साथ वहाँ पे 10 दिन गुजार सकी। और मेरा वहाँ तक मैं सभी प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं जैसे हो सके थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती रहती थी। लेकिन जो 10 दिन मैंने वहाँ निकाले, फिर मैंने खुद को वहाँ पे, मैं बहुत, वैसे भी मैं बहुत कम बोलती हूँ, मैं लोगों के साथ रहने वाली लोगों में से नहीं हूँ, मैं खुद के साथ रहने वाले लोगों में से हूँ। तो उस दिनों के दौरान जो मेरी ड्यूटी थी वो करने के बाद जब मैं मेरे साथ टाइम बिताती थी तो मैं खुद को पूछती थी कि नेहा आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है एज अ फीमेल। जो स्ट्रेंथ है और जो बच्चियों के साथ में टाइम गुजार रही थी, तो इन सारी बच्चियों को अभी का जो माहौल है उस हिसाब से कितनी ज़रूरत है ऐसे कुछ रोल मॉडल्स की, ऐसी कुछ गाइडलाइंस की, ऐसी कुछ हिम्मत की कि जिसे वो अपने डिसीजन खुद ले सके और सही ले सके।
और वो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मुझे वहाँ से पता चली। और इन्होंने तो एक बच्ची की बात की, लेकिन वहाँ पे हमने बहुत सारी बच्चियों के ट्रांसफॉर्मेशन देखे। और वो लोग ऐसे ऐसे फैमिली को बिलोंग्स करते हैं कि मैंने तो चंदा दीदी के बारे में उस 10 दिन सोचा कि इन लोगों को वहाँ से निकाल के यहाँ तक लाने में ये कच्छ की टीम ने कितनी मेहनत की होगी, क्योंकि उनके फैमिलीज ऐसे हैं। जो बच्चियां हमारे साथ उनकी लाइफ शेयर कर रही थी उससे हमें पता चलता था कि फैमिलीज ऐसे हैं कि गांव में भी घूमना उनके लिए गुनाह हो जाता है, तो गांव छोड़ के कहीं पे एक सेंटर डिसाइडेड है वहां पे उनको लाना। वो हैट्स ऑफ टू दिस टीम कि उन्होंने सबने साथ में मिलके इतनी मेहनत की और वो 50 बच्चियां हमारे साथ 10 दिन रही। बहुत सारी मेमोरीज है ये ड्रीम इंडिया कैंप की। और वो जो बच्चियों के अंदर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, तभी मुझे मेरा मिशन मिला कि मैं भी बच्चियों के लिए कुछ ऐसा कर सकती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ को यूज करके, मेरी एक्सपीरियंस को यूज करके। तो मेरा भी एक मिशन मुझे मिलने में इन लोगों ने बहुत हेल्प की। मुझे बहुत टाइम पे मैंने उनको प्रपोजल दी थी कि प्रतीक भाई, शैल आई ज्वाइन योर DIC, एंड लक बाय चांस आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। मुझे मिली और मैंने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, तो मुझे मेरा मिशन ढूंढने में ये हेल्प हुई। और अभी साउथ गुजरात में और कहीं पे भी जरूरत होगी, उन्होंने तो पैरों में व्हील लगाने की बात की, लेकिन जितना हो सकेगा मैं बच्चियों के लिए कुछ न कुछ सामर्थ्य के प्रोजेक्ट के रूल में कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। और ड्यू टू माय ओन एक्सपीरियंस मुझे लगता है, ऐसा कॉन्फिडेंस है कि हम ये गर्ल्स को मेल डोमिनेटिंग की मेंटालिटी से बाहर निकाले और खुद पे खड़ा होने की ताकत देने में कुछ हम सक्सेस पा सके। ऐसा मैं सबका आशीर्वाद चाहती हूँ कि सब हमको ऐसे बेस्ट विशेष दे और हम लोग ये बच्चियों के लिए कुछ कर सके और आगे बढ़ सके। सो मैं ये सभी बच्ची को, ये बेटी अभी यहाँ पे रो रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सबको, जैसे चंदा दीदी ने बोला कि हम भी ये एज पास कर चुके हैं, तो एक दिन हमारी भी यही कंप्लेन थी कि मेल डोमिनेटिंग है। जब शादी ना करने का डिसीजन कोई एक लड़की लेती है ऐसे घराने में कि जहाँ की 20 साल से ऊपर कोई अनमैरिड नहीं है, तो वहाँ की स्ट्रगल बहुत बड़ी थी। और सभी लोग बातें भी बनाते थे, स्टोरीज भी बनाते थे कि नहीं उनकी लाइफ में कुछ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इसलिए शी इज नॉट गोइंग टू मैरी। और मेरी मदर को ज्यादा परेशान करते थे। और मैंने फिर मम्मी को ऐसा बोलना शुरू किया कि आपको कुछ भी कोई बोले ना तो उनको बोलो गो टू नेहा, उसके साथ जाके बात करो, मेरे साथ ये बात नहीं करो, ये डिसीजन उसका है। तो मैं ये बेटियों को ये बोलती हूँ कि आप लोग जो भी चाहो ना कर सकते हो, नो नीड टू वरी, किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सिर्फ अपने दिल की सुनो कि मैं जो ट्रैक पे जा रही हूँ वहां पे शाम को जब मैं शांति से बैठती हूँ तो कुछ गलती करने का एहसास होता है कि कुछ पाने का एहसास होता है। तो अगर वो गलती करने का एहसास है तो जस्ट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ और अगेन आप वहीं से शुरू करो कि अभी मैं राइट ट्रैक पे कैसे जाऊं। और अगर कुछ अच्छी तरह की फीलिंग आ रही है तो डोंट वरी अबाउट इट एंड गो अहेड, मूव अहेड विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। So this is our journey and we will try our level best through Samarthya. Thank you very much. I would like to invite Tinkle and Purva. These two lovely girls have Purva and Dinkle. They have something very, very deep to share. Their journey as girls, women, and I mean very closely connected to that dream. Purva? So, hi everyone. मेरा नाम पूर्वा है। और इन सब ने तो बोला कि लड़कियों को अगर फ्रीडम नहीं देते हैं तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियों को फ्रीडम नहीं देते इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते।
कई लोगों को फ्रीडम मिलती है, कई लड़कियों को, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाती और कहीं फंस जाती है। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी है कि मुझे हमेशा बहुत सारी फ्रीडम दी गई। मुझे मेरे घर से बहुत सारी फ्रीडम मिली है कि मैं जो करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैं 2 साल के लिए ओएसिस के एक प्रोग्राम में आई, जहाँ पे मतलब कि वो प्रोग्राम में 2 साल के लिए मैं यहाँ पे रहती हूँ और इंडिपेंडेंस वो सब कुछ सीखती हूँ। तो ये प्रोग्राम में मैं 6 महीने पहले आई और यहाँ आने के बाद यहाँ हमारे हम सब साथ में रहते थे, सारे हम मेरे जैसे टीनेजर साथ में हम सब रहते थे। लेकिन यहाँ पर भी ओएसिस जिस तरह से विश्वास करता है उसी तरह उन सब ने मुझ पर बहुत सारा विश्वास किया, मुझे सारी फ्रीडम दी और मैं आगे बढ़ सकूँ उसके लिए मुझे पूरी अपॉर्चुनिटीज दी। जो एक लड़की को अगर मिले तो वो कितना कुछ कर सकती है, वो आप सबने इन सब से सुना कि अगर लड़कियों को अपॉर्चुनिटी दी है तो वो कितना सारा कर सकती है, तो वो सब भी मुझे दी गई। लेकिन उसी वक्त मुझे मेरे गोल से भटक के मैं भटक गई और मुझे एक लड़के से अट्रैक्शन हुआ और उस अट्रैक्शन में आके मैं अब बता भी नहीं सकती कि उसमें मैं इतनी ज़्यादा फंस गई कि मैं अट्रैक्शन में आके जो गलतियां सब करते हैं आजकल, वो सारी गलतियां भी मैंने की, वो सभी कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने इतनी ज़्यादा डीप में उसमें फंसती चली गई कि मैं खुद अभी बता नहीं सकती कि इतनी गिल्ट मुझे हो रही थी उस वक्त कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन जो था वो था, मैं गलत रास्ते पे जा चुकी थी और वो सब गलत चीजें मैंने की, सारी गलत चीजें। वो अट्रैक्शन इतना ज्यादा सीरियस बन गया कि मैंने गलतियां करती रही और जो मेरा गोल था उसमें से मैं पूरी भटक गई और मैं अपने गोल तक पहुंचने के रास्ते से पूरी दूसरी रास्ते पे चली गई। अभी गलतियां तो इतनी सारी कर दी थी, लेकिन उससे भी बड़ी गलती मैंने तब की कि जब बारी आई कि ये सब कुछ एक्सेप्ट करना था मुझे कि मैं मदद ले सकूं, इसमें से बाहर निकल सकूं, तब मैंने वो एक्सेप्ट भी नहीं किया। यानी कि जब वो चीज़ मैं एक्सेप्ट करके सुधार सकती थी तब मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने खुद को बहाने दिए, लोगों को बहाने दिए और बहानों में मैंने गलती को और बढ़ाया और मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। और क्योंकि मैं खुद वो मान नहीं पा रही थी कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, लेकिन जो सच था वो था। मैंने इतनी बड़ी गलती की थी, मैं पूरा गलत चीज़ें करी जा रही थी। तो फिर फाइनली मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन किसी तरह से उन सबको ये बात मालूम हुई तो उन्होंने मुझसे बात की, मेरे जो मेंटर्स थे उन सब ने, तो उन्होंने मुझसे बात की, मुझे समझाया। लेकिन फिर भी मैं उसे फेस करने से या ओवरकम करने से आगे मैं उसके गिल्ट में ही जाने लगी और ज़्यादा। मुझे उस टाइम उसे ओवरकम करना था, उसे फेस करके आगे बढ़ना था, उसकी जगह पे मैं गिल्ट में जाने लगी। और वो जो मैं इधर आने के बाद जो 6 महीने का टाइम था मेरे लिए, कि उसमें जो स्टार्टिंग के 2-3 महीने थे उसमें मैं ऐसे ही रहने लगी कि मैं जो कर सकती थी, मुझ में स्ट्रेंथ थी, लड़कियों में जो स्ट्रेंथ होती है एक लड़की के तौर पर मुझ में बहुत सारी स्ट्रेंथ थी और मैं वो सब कर सकती, लेकिन मैं गिल्ट में जाने लगी, डिप्रेशन में जाने लगी कि मुझसे ये गलती हो गई है। और उससे आगे बढ़ने की वजह मैं उसके और ज्यादा डीप में फंसती चली गई और इसकी वजह से मैं और ज्यादा भटकने लगी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने और इस बात को समझा और वो जब एक्सेप्टेंस मुझ में आया फाइनली कि नहीं, जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन एक लड़की सच में क्या कर सकती है वो मुझे अभी करके दिखाना है। और जो विश्वास मुझ पे सबने किया था वो विश्वास मैं वापस ला सकती हूँ कि एक लड़की को भले ही फ्रीडम दो या ना दो, वो कितना कुछ कर सकती है, वो भी मुझे अभी साबित करना था। इसीलिए फिर पहली चीज जो मैंने की कि मैंने सारी चीजें पहले तो एक्सेप्ट की सच में कि मुझसे ये गलतियां हुई है और इस जगह पर मैं फंसी थी, और वो सभी चीज मैंने पहले एक्सेप्ट की। एक्सेप्टेंस के बाद भी मुझ में थोड़ा सा वो गिल्ट रह गया था जो मैं निकाल नहीं पा रही थी। अभी भी मुझे जब बोलना था इधर आके, उसके पहले भी वीक के पहले 2-3 दिन पहले भी मुझ में वो थोड़ा गिल्ट आ रहा था, मैं सबके सामने बोलूंगी कैसे, कि सबको अगर पता चलेगा तो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो ये सब मैं बहुत सोचती थी कि जो सबसे ज्यादा
किसी लड़की को पीछे ले जाती है वो चीज है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो वो चीज मेरे में इतनी ज्यादा आ गई ना कि अभी मैं बोलूंगी ऐसा कि ऐसा सब कुछ हुआ था तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो लोग मुझे किस नजर से देखेंगे, वो सब मैं सोचती रही। और इसी सोच की वजह से मैंने एक बार ऐसा सोचा कि मुझे नहीं शेयर करना ये चीज सबके सामने। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर सब लड़की को ऐसा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने देख लिया, लेकिन अगर ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी स्ट्रेंथ है उसके बावजूद उसे भुलाकर ऐसे दूसरे रास्ते पे जा रही है, कहीं पे फंस जा रही है, तो कैसी इतनी सारी लड़कियां जो इसमें से बाहर नहीं आ पाई, तो उनकी लाइफ कितनी खराब हो सकती है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मेरे सपोर्ट में तो लोग थे जिन्होंने मुझे मदद की, लेकिन ऐसी बहुत सारी लड़कियां होगी कि जिनको मदद नहीं मिली। वो अगर ऐसी डीप चीजों में, ऐसी फालतू चीजों में, ऐसे फालतू अट्रैक्शन में अगर फंसती चली गई तो उनकी लाइफ कितनी खराब हो सकती है, उनकी लाइफ कितनी बिगड़ सकती है। तो वो चीज मुझे पता चली और वो मैंने महसूस किया, अगर मुझे मदद नहीं मिली होती तो मेरी भी जिंदगी इतनी खराब हो सकती थी। इसीलिए मेरी तरफ से ये मैसेज मुझे सभी लड़कियों को देना था कि गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उस गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, वो आगे नहीं बढ़ते हो तो वो सबसे ज्यादा गलत चीज है जो मैंने की। तो अभी यहाँ पे शेयर करते वक्त में मुझे अभी इतना ज्यादा कोई गिल्ट नहीं रहा है कि मैं अभी इधर बोल रही हूँ कि ये सब कुछ हुआ था, लेकिन अभी मैं ये फाइनली बोल सकती हूँ कि ये सब कुछ हुआ था, अभी ऐसा है नहीं। और अब वो जब था उससे मैं आज बदल के इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ। उस भले ही बहुत कम टाइम हुआ, लेकिन आज मुझे वो प्राउड है कि मैं उससे बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और बहुत अच्छा कर रही हूँ। एक लास्ट में सभी लड़कियों को ये अपील है मेरी कि कभी भी ऐसे कभी भी खुद को इतना सस्ता समझ के किसी को भी हाथ में अपना खुद को मत दे दो कि आप क्या हो वो देखो। पहले आप किसी भी गलत रास्ते पे जा रहे हो तब आप सोचो कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर्स आप कितनी कम कर रहे हो। एक तरफ वो अपना रास्ता कभी भी छोड़े नहीं और सच्चे रास्ते पे आगे बढ़ते रहे, वही मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दिंकल है। आज सबके साथ मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत ही एक पर्सनल बात शेयर करना चाहूँगी। आज से 8 साल पहले जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, आई वॉज लिटल क्यूट गर्ल। और ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको मैं पहली बार ऐसा ट्राई कर रही हूँ कि इतने सब लोगों के सामने शेयर कर पाऊँ। तब मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। सैटरडे था और मुझे इरेज़र चाहिए था, दुकान से ख़रीदना था। मेरे पास 5 रुपए थे। मैंने सोचा चलो लेके आती हूँ। दोपहर का वक्त था, सैटरडे था, तो पास में हमारे सोसाइटी से 1-2 सोसाइटी छोड़ के पास में स्टेशनरी की दुकान थी और मैं वहाँ पे गई क्योंकि दोपहर का समय था तो ज़्यादा लोग आते जाते नहीं होते। और वो स्टेशनरी में एक यंग लड़का था जो शायद 17-18 साल का होगा। मैं वहाँ पे गई, मैंने उसको बोला मुझे इरेज़र चाहिए। फिर मेरे पीछे से और एक लड़का आया, मैंने उसको बोला मुझे इरेज़र चाहिए। दूसरा लड़का आया तो उसने बोला, वो उसको पहले देने लगा। अब मैं छोटी थी इसलिए मैं सोचने लगी कि मैंने पहले मांगा, मुझे क्यों नहीं दे रहा है। फिर मैंने बोला मुझे चाहिए, तो वो बोला रुक 2 मिनट। फिर मैं चुप हो गई। फिर उसने वो लड़के को दे दिया, वो चला गया। फिर बीच में वो टेबल जैसा, मतलब जो स्टेशनरीज में होता है वैसा था। उसने बोला अगर तुझे इरेज़र चाहिए तो अंदर आ जा, उसने मुझे ऐसा बोला। पहले मैंने कुछ सोचा नहीं और मैं ऐसे जाने लगी। फिर मैंने बोला अंदर क्यों जाऊँ। फिर मैं आधे तक ही गई और मैं वहाँ पे रुक गई। तो उसने क्या किया, जो इरेज़र का डब्बा था
उसको टेबल पे खाली कर दिया और मुझे बोला कि जो चाहिए वो ले ले। सो मुझे तो मेरी पसंद का मिलने वाला था, सो मैं खुश हो गई और मैंने ढूंढना शुरू कर दिया कि कौन सा लूँ। सो मैं से ढूंढ रही थी और वो अंदर की साइड से बाहर आया और आके उसने मुझे कमर से पकड़ा। सो मैं डर गई पहले तो मैंने उसका हाथ को झटक दिया और ऐसे दूर होने का मैंने ट्राई किया। फिर उसने मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैं थोड़ा डर गई। सो मैं वहाँ से जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचा और उसने मुझे खींचा। सो मैं अभी इतनी छोटी हूँ तो 7th स्टैंडर्ड में तो मैं इससे भी छोटी थी। सो उसने मुझे खींचा तो मैं गिर गई और मैं अंदर की साइड गिर गई और जैसे ही मैं गिरी तो वो मुझ पे गिर गया और वो मुझे इधर उधर छूने लगा, मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगा और 2-3 मिनट तक ऐसे चलता रहा और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो मुझसे बड़ा था। मेरा ज़ोर भी नहीं लग रहा था कि मैं उसको धक्का दूँ और मैं चली जाऊँ या मैं भागूँ वहाँ से। और 2-3 मिनट तक ऐसे चलता रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, किसको बुलाऊँ। और बचपन से ही मेरा ऐसा है कि जब मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ ना तो मुझसे बोला नहीं जाता, मेरा आवाज़ बंद हो जाता है। सो मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। और जैसे सब लोग हेल्पलेस फील करते मैं भी हेल्पलेस मैं उस समय फिर मैंने सोचा कि मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं इसके सामने नहीं लड़ पाऊँगी। और मैं सिर्फ रो रही थी और मैं कुछ नहीं कर रही थी। सो शायद उसको ऐसा लगा होगा कि अब ये कुछ नहीं करेगी। सो उसने उसकी पकड़ ढीली कर दी और मैंने ज़ोर से उसको धक्का दिया और मैं खड़ी हो गई और खड़ी होकर मैं भागने लगी। वो भी खड़ा हुआ पकड़ने लगा मुझे, पर सामने से दूसरे जो खरीदने आते हैं दुकान में वो आए, उनको देख के वो वहीं पे खड़ा हो गया और मैं वहाँ से भाग निकली। 7th स्टैंडर्ड में थी तब मेरे साथ ये किस्सा हुआ था और मैं दुकान से बाहर निकली। मैं इतनी डर गई थी, मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा था और मैं क्या कर रही थी। और मैं इतनी डर गई, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। सो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, मेरे पैर काँप रहे थे, मेरे हाथ काँप रहे थे। सो पास में एक घर था जहाँ पे स्टेप्स थे, मैं वहाँ पे जाके बैठ गई, ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी और अपने आप को रिलैक्स कर रही थी कि इट्स ओके करने का मैं ट्राई कर रही थी। फिर कब तक मैं वहाँ पे बैठी रही। फिर अचानक मैंने सामने देखा तो सामने से मेरी मम्मी आ रही थी चल के, तो उनको देख के मैं ज़्यादा डर गई। मुझे ऐसा लगा कि अगर उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे। मैं तुरंत खड़ी हो गई, मैंने तुरंत अपने बाल सीधे कर लिए, अपना मुंह पोंछ लिया, फिर से मैं ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी और जैसे कुछ हुआ नहीं वैसे मैंने फ्री फील किया। फिर वहाँ से मैं चुपके से चली गई और फिर मेरी स्थिति ज़्यादा होने लगी क्योंकि वो जो हुआ था वो मेरे दिमाग में बार बार चल रहा था, वो मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मैं किसको बताऊँ, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, और बोलूँगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे पूर्वा ने बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे कि अगर ऐसी बात मैंने किसी को बताई तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। अगर मैंने पहले जो हो गया वो हो गया, पर अब मैं बोलूँगी तो अब क्या होगा, किसको बोलूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही बहुत दिन गए, फिर सोचा कि चलो फ्रेंड्स को शेयर करती हूँ। फिर मैंने ट्राई किया कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे बताऊँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, और मैंने ज़्यादा नहीं बताया, सिर्फ ऐसे बताया कि एक स्टेशनरी की दुकान में एक लड़का मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। सो वो मुझ पर हंसने लगी और उसने 2-3 को बताया तो सब मुझे चिढ़ाने लगे और हंसने लगे। तो तब मेरा विश्वास इतना डाउन हो गया कि ऐसी बात किसी को नहीं बताना चाहिए और ये किसी को नहीं बता सकते। और फिर मैंने तब ठान लिया कि अब मुझे किसी को नहीं बताना, ना ही मेरे मम्मी पापा को, ना ही मेरे भाई बहनों को, ना ही मेरे फ्रेंड्स को, किसी को नहीं। और तब से वो जो स्थिति, वो जो हुआ मेरे साथ, मैंने बहुत सारी उसके बाद मेरे पैराडिम्स मैंने बांध लिए।
कि अब ना मैं किसी के साथ बात करूँगी, ना मैं अकेली कहीं पे जाऊँगी, ना मैं अकेली कहीं पे रहूँगी। मैं जाऊँगी तो मेरे साथ 2-3 लोग होंगे तो ही जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। मैं अकेली नहीं रहूँगी, मैं अंधेरे में नहीं जाऊँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, मैं सबके साथ रहूँगी। और मैंने ऐसे बहुत सारी अपनी पैराडिम्स को बांध लिया और उसको पकड़ के मैं चलने लगी। फिर धीरे 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 समय चलता गया, साल बीतते गए, मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। फिर MHE में आना हुआ, मिसाल ऑनरशिप एक्सप्लोरर, जहाँ मैं पहली बार संजीव भाई से मिली थी। वो चीज़ तो मेरे दिल में थी, मैंने किसी को बताई नहीं थी। पर जब मैं MHE के लिए सिलेक्ट हो गई, 2-3 महीने गए, तो पता नहीं एक ऐसा विश्वास मुझे संजीव भाई पे हुआ कि शायद वो मुझे समझेंगे, शायद वो मुझे दुनिया की नज़रों से नहीं देखेंगे, वो मुझ पे विश्वास करेंगे। और उसी विश्वास के साथ मैंने उनको ये बात बता दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। और तब से मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं किसी के बिना नहीं रह सकती, मुझे कोई ना कोई चाहिए, मैं अकेले नहीं रह सकती। फिर बहुत सारी बातें उनके साथ हुई, उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया और उन्होंने ये चीज़ बताई कि बेटा ये सिर्फ तेरे साथ नहीं हुआ, दुनिया की हर लड़की अपने जीवन में एक बार तो ऐसी परिस्थिति में से गुजरती ही है और गुजरना ही पड़ता है। पर बात यह है कि आप में कितनी हिम्मत है, आप इसमें से कैसे निकलोगे। फिर उन्होंने बताया कि वो होना था वो तो हो गया, पर उससे क्या पूरी ज़िंदगी ऐसे जीना है, डर डर के, सबके साथ झुंड देख देख के उनके साथ ही चलना है कि अकेले खड़ा होना है कि नहीं, तो करना पड़ेगा, डर के नहीं चलेगा। बहुत उन्होंने मुझे समझाया। फिर उन्होंने धीरे धीरे मुझे प्रैक्टिस करना भी सिखाया कि कैसे इन सब चीज़ों में से बाहर निकलना है। और सबसे बड़ी चैलेंज मेरे लिए तब थी जब मुझे नवसारी छोड़ के वडोदरा आना था। और जब 5 दिन हमें मिले थे ट्रेनिंग के बाद, 5 दिन के बाद हमें हमेशा के लिए वडोदरा 2 साल के लिए शिफ्ट होना था। और 5 दिन में रात इतना रोई हूँ क्योंकि मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो मुझे वही दिखता है कि मैं वडोदरा की गलियों में अकेले कैसे चलूँगी। यहाँ तो मेरे साथ मेरी बहन है, मेरा घर है, मेरे फैमिली है। इतने छोटे से शहर में अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो इतने बड़े शहर में मैं कैसे रहूँगी। वहाँ तो क्या कुछ नहीं होगा, मैं उसके साथ कैसे लड़ूँगी। इतनी डर रही थी। मैंने सोचा कि जाने दे, छोड़, जाना नहीं है, यहीं पे रहना है, जैसे रहना है वैसे। पर फिर वहाँ भी मैंने ऐसे सोचा, मैं यही सोच के आई थी कि मेरा पूरा ग्रुप है वहाँ पे, हम सबको साथ में ही रहना है, मैं कहाँ अकेली रहने वाली हूँ, तो क्यों ना जाऊँ अगर मुझे कुछ करने को मिल रहा है तो। और मैं आ गई थी। फिर मैंने जो शेयर किया, फिर मुझे हेल्प मिली। और सेकेंड टाइम ऐसा हुआ कि फिर से मुझे एक स्टेशनरी की दुकान में जाना था वडोदरा में प्रिंट्स के लिए। सो मैं गई। अब ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे गई, कलर प्रिंट निकालनी थी, ज़ेरोक्स प्रिंट निकालनी थी। सो वहाँ जो दुकानदार थे, जो मेन थे, उन्होंने बोला कलर प्रिंट का आज नहीं होगा, वो बंद है। तो मैंने बोला ओके। सो वहाँ पे बाहर वो अंदर चले गए ऑफिस में और वहाँ बाहर 2-4 लड़के बैठे थे, वहीं पे काम कर रहे थे। तो उनमें से एक ने बोला कि तू मेरे साथ ऊपर चल, वहाँ पे एक मशीन है जिसके अंदर से कलर प्रिंट निकलती है, तो मैं तुझे निकाल देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आप पहले मुझे ज़ेरोक्स दे दो, फिर मैं वो निकालने आ जाऊँगी। उन्होंने ज़ेरोक्स निकाला और ज़ेरोक्स निकल रही थी, उतने में उसने क्या किया, वो वहाँ से बाहर निकला और जहाँ से स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना था वहीं पे बाहर और 2-4 लड़के खड़े थे। वो वहाँ पे गया और उनको कुछ बोलने लगा और जैसे उसने कुछ बोला वो सब मेरे और देखने लगे और एक दूसरे को तालियां देकर हंसने लगे। मैंने ये सीन देखा, फिर मुझे लगा होगा कुछ और मैंने मुंह घुमा लिया वहाँ से। फिर वो वापस आया, कलर ज़ेरोक्स वाली निकाली, स्टेपल करके मैंने पैसे दिए, वो लिया और वो बोले चलो ऊपर, आपको कलर प्रिंट दे देता हूँ। मैंने बोला ठीक है। जैसे हम निकलने लगे सो दुकान में जो लड़के बैठे थे उनमें से एक ने बोला कि टाइम नोट कर देखते हैं कितने बजे वापस आता है। वो ऐसे बोला।
सो फिर वो सब जो हुआ मैंने सब करने किया, मैं बोला ये क्या हो रहा है। सो मैंने सोचा चलो मैं अपने मेंटर को कॉल करती हूँ। सो मैंने अलकेश भाई को कॉल किया पर उनका कॉल लगा नहीं। सो मैंने सोचा क्या करूँ, और मैं उसके पीछे पीछे जा ही रही थी, मैं स्टेप्स चढ़ रही थी उसके पीछे पीछे। और फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अलकेश भाई का नहीं लगा तो मैं दिनल को कॉल करती हूँ, क्योंकि वो पहले आई थी वहाँ पे। तो मैंने उसको कॉल किया, तो मैंने बोला कि कलर प्रिंट यहाँ पे तो नहीं निकल रही है, वो मुझे ऊपर लेके जा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि ऊपर कोई मशीन है तो वहाँ से निकलेगा। उसने बोला रुक, मैं वहीं पर रुक गई। बोले वहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है, तू क्यों जा रही है उसके पीछे, वापस निकल। सो मैंने वो जा रहा है आगे आगे, मैं उसके पीछे जा रही थी। जैसे उसने मुझे रुक बोला मैं तुरंत वहाँ से रिटर्न हो गई, और फिर मैं उसकी दुकान में रुकी भी नहीं और वहाँ से चली गई। और फिर उसने मुझे बताया कि मुझे पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, पर ऐसी कोई भी दुकान वहाँ पे ऊपर नहीं है और ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं मिलता। वो एक ही दुकान है जहाँ से हम लोग कलर प्रिंट और सब निकालते हैं। सो जब ये हुआ ना तो तब मैंने जब सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ सोचा था उस सिचुएशन में कि चलो मैं किसी के साथ कंफर्म कर लूँ कि ऐसा कुछ है। पहले की जो स्थिति थी मेरी, उसमें मैं कुछ भी नहीं सोच पाती थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, और मेरे साथ ये हुआ था। उसके कारण मैंने इतना सब बांध लिया और 7-8 साल में वैसे की वैसी ही चलती रही, डरती डरती। और फिर मुझे जब गाइडेंस मिला, मैंने जब प्रैक्टिस करना शुरू किया, सो मैंने एक चेंज अपने आप में देखा कि मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं कंफर्म तो कर लूँ, और उसके कारण मैं शायद ऐसी दूसरी स्थिति से बच पाई और मैं वहाँ से निकली। सो उस टाइम पे मैं इतना खुश हुई थी कि चलो मैंने एटलीस्ट कुछ तो किया, ज़्यादा नहीं पर कुछ तो किया। और वो मुझे मतलब मैंने अपने आप को अप्रिशिएट भी किया और मुझे थोड़ा प्राउड भी हुआ कि मैंने कुछ किया। अब ऐसे ही धीरे धीरे मैं अपने आप में बदलाव लाना मैंने शुरू किया कि अब करना है, अब डरना नहीं है, अब करना है, अब डरना नहीं है। फिर कई सारे मुझे ऐसे चैलेंजेस भी मिले। मैं अपने ओएसिस गर्ल्स होम में एक रात अकेली भी रही थी जब सब लोग ओएसिस वैलीज पे आए थे। रोई थी, बहुत रोई थी। संजू भाई का जब फ़ोन आया तो मैं रो रही थी, मुझे नहीं रहना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्योंकि जब भी अकेली रहती हूँ, जब भी ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पे कोई नहीं होता, तो मेरे दिमाग में ऐसी एक ही चीज़ आती है कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, अगर कोई आ गया तो, पीछे से कोई आ गया तो। घर में मैं अकेली हूँ, सोचती हूँ चलो लॉक कर दूँ, पर ऐसा सोचती हूँ कि अगर मैंने लॉक कर दिया और घर में ऑलरेडी कोई होगा तो मैं भागूंगी कैसे, ऐसे। और इतने सारे डर मेरे दिमाग में, कई तरह के डर थे कि यहाँ से कोई आएगा, वहाँ से कोई आएगा, ऐसे कोई आएगा, वैसे कोई आएगा, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे करेगा, ऐसा। और वो सारे डर के कारण मैं अपने आप को कभी अकेला ही नहीं छोड़ती थी। बस ऐसे सोच रही थी ये ना चल ना इसके साथ बैठ जाती हूँ, ये ना चल इसके साथ रह लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। और ऐसे अपने बचने के ऐसे रास्ते में ढूंढ रही थी। और धीरे धीरे मैंने अपने आप में चेंज लाना शुरू किया। फिर थर्ड टाइम ऐसा हुआ कि मिसाल का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था और एक दूर स्कूल थी जहाँ पे दो रिक्शा बदल कर वहाँ से मुझे ऐसे कलेक्ट करके लाने थे। सो मैं गई वहाँ पे ऐसे कलेक्ट करने के लिए। और पहले एक रिक्शा में गई तो वो रिक्शे वालों को भी पता नहीं चला, वहाँ था भटका के उसने आधे रास्ते पे मुझे उतार दिया। सो फिर मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, मैंने बोला मुझे स्कूल नहीं मिल रही है तो मैं रिटर्न आ रही हूँ, तू अपनी स्कूल में चली जाना और लेके आ जाना। उसने बोला ठीक है। सो मैं रिटर्न आ रही थी, तो रिटर्न आते वक्त मैं एक रिक्शा में बैठी, वो रिक्शा खाली थी। और जैसे ही रिक्शा में बैठी, दौड़ते दौड़ते फिर से एक यंग एज का लड़का आके मेरे बाजू में बैठ गया। अब रिक्शा जा रही थी, हम दोनों ही थे पीछे और मैं बैठी हुई थी, मेरे यहाँ पे बैग रखा हुआ था। सो ऐसे उसने मुझे अपना हाथ लगाया। सो मुझे लगा कि उसने जानबूझ के किया, पर मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी तो वो ऐसे बोल सकता है कि रिक्शा हिल रहा है इसलिए हाथ लग गया गलती से, तो क्यों मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है। इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, मैं फिर से अपना काम करने लगी। सो फिर से रिक्शा जा रही थी और उसने क्या किया, अपना हाथ पीछे लेके और वो ऐसे पीछे रखा और थोड़ी देर में उसने हाथ मेरे कमर पे रखा। सो मैं सोच ही रही थी कि मुझे लग रहा है कि शायद ये कुछ करेगा और इस बार मौका है कि मैं अपना 8 साल का गुस्सा इस पे निकालूं। सो मतलब मुझे संजू भाई ने बोला था कि एक बकरा बन जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, पर तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। सो मैंने सोचा शायद यही मौका है।
सो उसने बराबर वैसे ही किया जैसे मैंने सोचा था। सो मैंने बोला ठीक है चलो अब बढ़िया है। तो मैंने ऐसे बोला हाथ हटा, तो मेरी ओर देखने लगा और जैसे ही मैं बोली सो रिक्शा वाले अंकल ने बोला कि ये क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। ऐसे सोच के उन्होंने रिक्शा रोकी और वो पीछे घूम के मुझे बोले क्या हुआ बेटा। मैंने बोला इसको रिक्शा में से नीचे उतारो या मुझे उतार दो। सो वो बोले कि ऐसा क्या हो गया कि तू ऐसे बोले, क्या हुआ बेटा। तो मैंने बोला इसको रिक्शा में से पहले उतारो। वो सीधा उतरे, उसको पकड़ा और बाहर खींचा, 2 झापट लगा दी उसको। और उनको पता ही नहीं है कि उसने किया क्या है, पर फिर भी उन्होंने 2 झापट उसको लगा दी। अब क्योंकि रिक्शा वाले थे तो उसको देख के 2-4 और रिक्शा खड़ी हो गई और उसके अंदर से भी लोग निकल आए, आसपास के लोग आ गए, सबने उसको मारा। मैं तब तक मैं रिक्शा में ही बैठी थी, मैं निकली नहीं क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। और मारा उसको बहुत। फिर मैं रिक्शा में से उतरी धीरे से और मुझे देख के सब लोग साइड में हो गए। संजू भाई ने एक चीज़ बोली थी कि सबसे ज़्यादा फ़र्क आपके एटीट्यूड से पड़ता है, कि आप कैसे खड़े हो, आप कैसे चलते हो, आप कैसे बोलते हो, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और लड़कियों को यही चीज़ सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो उसका एटीट्यूड देख के ही सबसे पहले वो अपने आप को बचा सकती है। सो मैंने वही सोचा था कि मेरा एटीट्यूड ही ऐसा होगा कि मुझे देख के वो खुद भी डर जाएगा। सो मैं उतरी रिक्शा में से और उतर के मैं वहाँ पे खड़ी रही। मैंने सिर्फ इतना बोला कि आज तक इनमें से जिस भी लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा ना, वही उसको हाथ लगाएगा। सबने उसको छोड़ दिया, किसी ने उसको पकड़ा नहीं, क्योंकि सबने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी ना कभी किसी लड़के के साथ किया ही होगा। सो मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि जिसने कभी भी किसी लड़के के साथ ऐसा नहीं किया होगा ना, वही उसको हाथ लगाएगा। सबने उसको छोड़ दिया। वो नीचे देख रहा था, मेरी ओर नहीं देख रहा था। और मैंने सिर्फ उसको इतना ही बोला कि घर पे जाके अगर तेरी बहन होगी या माँ होगी ना, तो उसको जाके इतना बोलना कि क्या वो लोग रात को 10 बजे के बाद अकेले घर से निकलेंगे। वो मना ही करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके ही बेटे और उनके भाई के जैसे बहुत सारे ऐसे लड़के इस दुनिया में घूम रहे हैं जो उनको सेफली चलने नहीं देंगे। सिर्फ इतना ही बोला और इतना ही मैंने बोला। और वो रोने लगा लड़का और उसने मेरी माफ़ी मांगी सबके सामने कि आई एम सॉरी, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा। और वो वहाँ से चला गया। फिर रिक्शा वाले अंकल थे, उन्होंने मुझे बोला कि चल बेटा तू, वो सिर्फ मुझे स्टेशन तक ही लेके जाने वाले थे। उन्होंने बोला कि चल बेटा तुझे जहाँ तेरा घर कहाँ है, मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ देता हूँ। सो मैंने बोला ठीक है। फिर रिक्शा में हम लोग जा रहे थे और मेरा घर आया, मैं उतरी और मैं अंकल को पैसे दे रही थी। तो अंकल ने बोला कि अगर तू जैसी लड़की से मैं पैसे लूँगा ना, तो मेरा खुदा मुझे माफ़ नहीं करेगा। और जब उन्होंने ये चीज़ मुझे बोली और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि अगर तेरे जैसी हिम्मत हर लड़की में आ जाए ना, तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि लड़की को ऐसे दबा जाए, कि लड़की को अपना ज़िंदगी जीना ना सिखाए। और उन्होंने बोला कि मैं हमेशा तुझे याद रखूँगा और अपनी ज़िंदगी में मैं अपने बच्चों को भी तेरा एग्जाम्पल देके उनको बोलूँगा कि ऐसे बनना, कभी डर के मत जीना। और उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, मुझे बोला, तो तब मुझे ऐसा लगा कि पहली बार मुझे किसी ने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया कि तू हिम्मत वाली लड़की है। सो तब मुझे लगा कि अब मैं डरती नहीं हूँ, अब मुझे हिम्मत है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और मैंने उनको बोला कि अंकल ये आपकी मेहनत के पैसे है, ले लीजिए, अगर नहीं लिया तो मेरी कुदरत मुझे माफ़ नहीं करेगी। और मैंने उनको उनके पैसे दिए, उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। और उस वक्त जो मैंने फील किया कि यस आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, और मैंने किया। फिर ये बात मैंने संजय भाई को बताई कि मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, ये हुआ। उन्होंने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और अब मैंने एक गोल लिया है कि पहला पड़ाव था जब मैंने कुछ नहीं किया, दूसरा पड़ाव था जब मैंने कुछ सोचा, अपने आप को कुछ बचाने का ट्राई किया, तीसरा पड़ाव था जिसमें मैंने कुछ एक्शन की और दिखाया कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया। अब चौथी बार मैं मार के आऊँगी, पक्का मार के आऊँगी। सो ये जो पूरी घटना हुई, मुझे नहीं पता कि क्यों मेरे साथ 3 बार ऐसा हुआ, ये सब क्यों हुआ, क्या हुआ, पर ये जो भी हुआ ना, उससे एक नई दिनकल पैदा हो गई।
मैंने सिर्फ एक ही चीज़ को महसूस किया कि एक छोटी सी घटना से कितना सारा पैराडिम्स दिमाग में बन जाता है और पूरी ज़िंदगी उसी के हिसाब से जी जाती है। मेरा तो नसीब था कि मुझे ओएसिस मिला, मुझे संजीव भाई मिले जिन्होंने मुझे रास्ता दिया, और आज मैं इतनी कॉन्फिडेंस हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे पकड़ के दिखाए, कि मुझे टच करके दिखाए। उसके हाथ पैर भले मैं दिखती हूँ सिंगल पसली हूँ, पर ना तोड़ के दिखाए तो मेरा नाम भी ट्विंकल नहीं। सो ये जो कॉन्फिडेंस, मतलब एक चीज़ बोल सकती हूँ कि मेरे शरीर में ताकत नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मेरे एटीट्यूड में ताकत है, और उसी के बलबूते पे किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी और देखे या मेरे साथ आइंदा ऐसे कुछ करने की हिम्मत करे। सो थैंक यू सो मच ओएसिस, संजीव भाई। We have taken 15 minutes extra, but it was all worth, I'm sure. एंड मुझे लगता है कि मुझे सेशन कंक्लूड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शुरू में रिया ने बताया था कि ये जो चेंज है वो एक जगह से शुरू होके रिपल इफेक्ट में बाहर पहुंचता ही है। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको हमारे वुमेन पैराडिम में से बाहर निकलना ही पड़ेगा। देन वी विल बी, यू नो, देयर इज़ नो डिफरेंस, वी आर ऑल ह्यूमंस। सो ब्रावो टू ऑल ऑफ अस। सो anything, any question? Okay. Oh. Yeah. They need a standing applause. I think they deserve a standing applause. These girls deserve a standing applause.